हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर हनी मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब मैं आपके सामने जो लेके आ रही हूँ वो टॉपिक तो सेम चैप्टर का है और वो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। इससे पहले हमने जितने टॉपिक्स किए हैं उसका पार्ट आप ज़रूर देखेंगे, नहीं देखेंगे तो आगे के पार्ट की जो हिस्ट्री है, जो कहानी है, वो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो नेशनलिज्म इन इंडिया के सारे ही पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टूवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो टूवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में हमको बोलना क्या है वो आप समझिए सबसे पहले। तो इससे पहले जो हमने किया था वो थोड़ा डिस्कस कर देते हैं कि प्लांटेशन स्वराज इन प्लांटेशन स्वराज के बारे में हमने डिस्कस किया। और फिर हमने डिस्कस किया खादी और किसान सभा के बारे में, ट्राइबल्स गुदेन हिल्स के बारे में। फिर हमने एक टॉपिक एक अलूरी राज के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के डिफरेंट पहलुओं के बारे में बात की थी जो कि टाउन्स और कंट्री साइड में थी। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सिविल डिसओबीडियंस कैसे चालू हुआ या उसका क्या तुक बनता था इस पूरे नेशनलिज्म इन इंडिया में, वो हम पढ़ेंगे आज। तो ये है 4 फरवरी 1922 की बात, जब प्रोटेस्टर्स जो थे, ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स जो थे, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से ही थे, उनकी लड़ाई हो गई पुलिस से चौरी चौरा में। ठीक है, और फिर देखो तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या था कि 4 फरवरी 1922 को जो प्रोटेस्टर्स थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, उनकी लड़ाई हो गई पुलिस के साथ चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में था। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा नाम का जो प्लेस था वहाँ पे हो गई थी प्रोटेस्टर्स, नॉन कोऑपरेशन प्रोटेस्टर्स की लड़ाई पुलिस के साथ, जिसमें 2 या 3 जो है सिविलियंस मारे गए और 22-23 पुलिस मैन मारे गए। वहाँ पे ये लड़ाई हुई क्यों थी ये देख लीजिए आप। उन्होंने ओपन फायर एट द पुलिसमैन। किसने? प्रोटेस्टर्स ने। प्रोटेस्टर्स पे फायरिंग कर दी गई पुलिसमैन के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, 2 सिविलियन उसमें मारे गए और कुछ पुलिस मारे गए, जो कि मैंने आपको बताया। तो वो रिटेलियन क्या था इस रिटेलिएशन में, जो प्रोटेस्टर्स थे वो पुलिस स्टेशन को क्या कर दिए थे, बर्न कर दिए थे। क्यों? 22 पुलिस स्टेशन, मैंने बताया 22-23 पुलिसमैन वहाँ पे मार दिए गए थे इंसिडेंट में। तो हुआ क्या था, जो महात्मा गांधी सोच रहे थे कि जिस वजह से मैंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चालू किया था वो वजह तो वहीं की वहीं रह गई थी। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि सब बॉयकॉट कर लिया जाए, और बॉयकॉट हुआ नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर खादी वादी जो थे उनकी जो रेट थे वो चीपर थे नहीं, जिसको पुअर पीपल तो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो हुआ क्या था कि धीरे धीरे जो लोग अपने बॉयकॉट कर दिए थे ब्रिटिश गुड्स को, जिन्होंने सारी स्कूल कॉलेजेस को छोड़ दिया था, जिन्होंने जॉब्स को छोड़ दिया था, जिन्होंने टाइटल्स को भी छोड़ दिया था, तो ये सब धीरे धीरे बैक होते गए। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हुआ क्या, जो वो चाहते थे कि ये असहयोग आंदोलन जो है वो कामयाब भी हो और वो उसमें क्या बोलते हैं, लड़ाई झगड़े भी ना हो, वायलेंस के बिना हो, अहिंसा के साथ हो। तो ये आइडिया जो है वो वर्क नहीं की थी। तो गांधी जी चाहते थे कि इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को यहीं पे रोक दिया जाए, पहले पूरे लोगों को ट्रेन किया जाए ताकि मास पीपल के साथ इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सके, अहिंसा को लागू करते हुए। ठीक है, तो यहाँ ये तो हुआ नहीं, इसीलिए वो चाहते थे कि पहले इसको ख़त्म करो यहीं पे, क्योंकि सत्याग्रह अब अहिंसा नहीं बल्कि हिंसक हो गया था, लोग वहाँ पे मार धाड़ कर रहे थे। तो ये जो आइडियोलॉजी थी उस मूवमेंट की वो हो गई थी पूरी तरह फेल। तो ये इसलिए 12 फरवरी 1922 को ऑफिशियली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया गया। ये था वो। आफ्टर द फेलियर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ क्या था, जो कांग्रेस के मेंबर थे वो स्टार्ट कर दिए थे मास मूवमेंट्स के साथ क्या कॉन्टैक्ट बनाना। ठीक है, तो जो कांग्रेस में जो स्प्लिटमेंट आ गई थी वो किस वजह, वो क्या हो गई थी, बहुत इमिनेंट हो गई थी, बहुत प्रोमिनेंट हो गई थी। और हुआ क्या, फिर जो बहुत सारे लोग थे वो उन्होंने एक्सप्रेस किया अपनी विश को कि वो किस में ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रोविंशियल काउंसिल्स में ज्वाइन करना चाहते हैं एज पर द इंडियन एक्ट ऑफ 1919।
ठीक है। तो दे फेल्ट दैट इट वुड प्रोवाइड देम अ प्लेटफॉर्म, वही वो जगह होगी जहाँ पे उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि वो ब्रिटिश पॉलिसीज़ को अपोज कर सके, अनडेमोक्रेटिक नेचर को, काउंसिल के अनडेमोक्रेटिक नेचर को वो एक्सपोज कर सके। तो इसी प्लेटफॉर्म के वजह से जो कि इंडियन एक्ट ऑफ 1919 में दिया जा रहा था, इसके लिए वो उसमें ज्वाइन होना चाह रहे थे। तो हुआ क्या, इसमें क्या हुआ कि इस रीज़न से जो चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू जी थे, उन्होंने इस्टेब्लिश किया स्वराज पार्टी, और जो उनके जूनियर्स थे, यंगर लीडर्स थे जैसे कि नेताजी और जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने प्रपोज किया कि ये सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने मांग की कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। दे प्रपोज फॉर दिस मतलब थ्रू द रेशियल रेडिकल मास। ठीक, then there was a few factors that influenced that the debate that happened in the Congress, और what was that within the Congress, कि पहला तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन जो कि इंडियन इकोनॉमी में बहुत धड़ल्ले से आ गई थी, कुछ करोड़ से 126 से 57 करोड़ तक जो पहुंच चुकी थी। तो ये सबसे पहला पॉइंट था वहाँ पे कि क्योंकि ये ग्लोबल इकोनॉमी जो ग्लोबली जो हमारी इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ है इंडियन इकोनॉमी में, वो है बहुत बड़ा इफेक्ट। ठीक है, पहला। दूसरा कि एग्रीकल्चरल गुड्स जो हैं वो धड़ल्ले से नीचे उतरते जा रहे हैं। 1926 से ये स्टार्ट हुआ है और कंप्लीटली कोलैप्स हो गए 1930 तक। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जिसकी वजह से वो उन्होंने डिमांड की कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को डिक्लाइन कर दिया जाए। ठीक है, और पीजेंट्स को दे वर अनेबल टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड फाउंड देमसेल्व्स ड्रॉनिंग इन डेब्ट्स, मतलब कि उनका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तो उनको तो कुछ बिक नहीं रहा था। तो उन्होंने धीरे धीरे देखा कि हमारी कंडीशन इतनी डूब चुकी है कि हम तो बहुत बड़े कर्जे में डूबते जा रहे हैं, हमारी तो कुछ ग्रो अप ही नहीं हो रहा है, कुछ इनकम नहीं हो रही है, कुछ हम कर नहीं पा रहे हैं। तो ये सब पीजेंट्स के साथ होने लग गया क्योंकि उनकी हार्वेस्ट वगैरह कुछ सेल नहीं हो रही थी। फिर 1930 में इकोनॉमिक कंडीशन रूरल एरियाज़ की बहुत ही खतरनाक हो गई, बहुत ही दुखदाई हो गई, जिसको संभालना की सबसे ज़्यादा मुश्किल हो गया और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी भी बनती थी। ठीक है, क्योंकि ये अब ये जो चीज़ है, ये जो सिचुएशन है वो हाथ से जाती जा रही थी। ठीक, तो हुआ क्या, मिड ऑफ द इकोनॉमिक ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से जो न्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या करने लगी थी, दे केम अप विद द डिसीजन टू कंस्टिट्यूट अ स्टैट्यूटरी कमीशन। उन्होंने सोचा एक ऐसी कमीशन बना लेते हैं जो कि एकदम स्टेबल होगी, जो ऐसी होगी जिसमें हम देखते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने ऐसा कुछ डिसाइड किया। तो ये कंस्टिट्यूट द स्टैट्यूटरी कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। हुआ क्या, ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स वर फॉर्म्ड विद सर जॉन साइमन। 7 मेंबर्स जॉन साइमन के साथ उन्होंने क्या किया, फॉर्म किया एक ग्रुप, और उनको चेयरमैन ऑफ कमीशन बना दिया गया। अब इनका क्या काम था, इनका एम था इस कमीशन में कि वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के फंक्शंस को इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, इंडिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के फंक्शंस को वो इंस्पेक्ट करेंगे, और वो बहुत ही स्ट्रांगली अपोज करते थे। उनको बहुत स्ट्रांगली अपोज किया गया, बोथ मुस्लिम लीग से भी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू भी इस कमीशन को। साइमन कमीशन जो था ना, जिसमें आपने सुना होगा, बहुत कॉमन वर्ड है, गो साइमन गो, ये वाला बात कर रहे हैं हम। तो साइमन चाहता था कि मैं जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में फंक्शंस हो रहे हैं उन सबको मैं देखूंगा। उन्होंने अपनी एक जनता बना ली, उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली 7 लोगों के साथ, जिसमें वो खुद ही चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर कमीशन थे। लेकिन उनका काम बिल्कुल भी समझ नहीं आया, ना मुस्लिम लीग को ना इंडियन नेशनल कांग्रेस को। उन दोनों ने मिलकर इनको पूरा अपोज किया। हुआ क्या कि पूरे एंटायरली मेंबर्स जो थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, क्यों किया इसका रीज़न बताओ, क्योंकि वो सारे के सारे मेंबर्स, उनमें से एक भी इंडियन नहीं था। तो तब तो जाहिर सी बात है ना, जब आपकी पूरे ग्रुप में अगर एक भी इंडियन पीपल नहीं है तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप इंडियंस के फेवर में लोगे कोई भी डिसीजन। तो ये सोच करके, ये ऐसा था भी ना, तो ये सोच करके साइमन कमीशन मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इनको पूरी तरह से अपोज किया। तो इंडियन कंसिडर दिस एन इंसल्ट, उनके लिए तो बहुत बड़ी इंसल्ट थी, और उनको अपने वायलेशन का पूरा हक मिला, और दे वर नॉट इंक्लूडेड इन द कमीशन। तो इसीलिए उनको शायद कमीशन में इंक्लूड नहीं किया गया, ऐसा उनका मानना था। तो हुआ क्या, ये कमीशन को वेलकम किया गया कि साइमन गो बैक, हमें साइमन का कोई भी रूल या कमीशन या कोई भी फंक्शन पे इंस्पेक्शन नहीं चाहिए। ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ व्हेन इट अराइव्ड इन द, मतलब 1929 में जब ये आया तो वेलकम किया लोगों ने, गो साइमन गो बैक फ्रॉम वेर एवर यू आर कमिंग, सो यू गो बैक इन दैट प्लेस ओनली। तो लाला लाजपत राय ने दैट इज बीटन, मतलब लाला लाजपत राय को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया बाय द पुलिस। एंड देन जब व्हेन ही वाज होस्टिंग अ प्रोटेस्ट, जब वो होस्ट कर रहे थे इस प्रोटेस्ट को, तो अगेंस्ट दैट कमीशन इन लाहौर, तो मतलब तब उनको बहुत ज़्यादा मार का सामना करना पड़ा, जो कि पुलिस के थ्रू उनके ऊपर हो रहा था। ठीक, तो 17 नवंबर 1928 में उन्होंने देखा कि उनको, मतलब उनके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा इंजुरी हुई, बहुत कुछ लड़ाई झगड़े हुए, बहुत कुछ लगा और वो उनकी वहाँ पे डेथ हो गई। ठीक है, तो हुआ क्या, अब क्या हुआ, जब अब लॉर्ड इरविन की बात आई, लॉर्ड इरविन तो उन्होंने क्या किया, वो इंडियन पॉलिटिशियंस को बहुत प्लीज़ करना चाहते थे, उनको खुश करना चाहते थे, तो उन्होंने एक प्रपोज किया कि भैया यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और डोमिनियन स्टेटस फॉर द इंडिया के बारे में बात की जानी चाहिए, जो कि इन अक्टूबर 1929 को हुआ था। क्या, लॉर्ड इरविन पैक्ट आपने सुना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, इस प्रपोजल से कांग्रेस बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी, कांग्रेस इस प्रपोजल से सेटिस्फाई नहीं थी। उनका क्या माना था, तो जो कांग्रेस के रेडिकल विंग्स थे, जो कि नेताजी और जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप के अंडर में थे, वो बहुत असर्टिव हो गए और उन्होंने अपनी डिमांड की कि हमको तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, छोटी मोटी बात से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमको बहुत पूरी क्या चाहिए, पूरी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो लिबरल कांग्रेस जो थे, जो लिबरल कांग्रेसी थे, लिबरल कांग्रेसी मतलब कांग्रेस मेंबर्स जो कि पूरे फ्री हैं। ठीक है, वो जो थे उन्होंने ग्रेजुअली धीरे धीरे अपना पार्टी से इन्फ्लुएंस हटाते गए। ठीक है, तो ग्रेजुअली लूज देयर इन्फ्लुएंस ऑन द पार्टी से उनका इन्फ्लुएंस हटता गया। ठीक, और उसके बाद 1929 में ये जो लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो हेल्ड हुआ। ठीक, अब क्या हुआ, कुछ उस आउटकम्स तो आएंगे ना, हर सेशन के कुछ ना कुछ आउटकम्स होते हैं। ठीक है, तो वो आउटकम्स क्या है लाहौर सेशन के, वो देखिए आप। जवाहरलाल नेहरू आफ्टर हिज फादर मोतीलाल नेहरू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, सबसे पहला। दूसरा, डिसीजन वॉज टेकन टू ऑब्जर्व 26, ये डिसीजन 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के नाम से ऑब्जर्व किया जाए। ठीक है, उस हिसाब से उसको ऑब्जर्व किया जाए। तीसरा, सेरेमनी ऑफ होस्टिंग द ट्राई कलर फ्लैग वॉज हेल्ड, ये सब तो होता ही है ना, बस 26 जनवरी के बदले 15 अगस्त हो गया है। ठीक है, तो ये देखा गया कि होस्टिंग ऑफ ट्राई कलर फ्लैग should be held on the day of Independence Day, must be happen, sorry। फिर complete इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग की गई और उसको फॉर्मलाइज किया गया। ठीक है, तो ये सब थे लाहौर सेशन के आउटकम्स। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि ये सब चीज़ें ये सब मेजर्स जो फेल हो गए, मास का सपोर्ट नहीं मिल पाया पूरी तरह से, जिसकी वजह से ये फेल हुए, तो महात्मा गांधी ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लान बनाया जाए जो कि कॉन्क्रिटाइज हो एज द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म या इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने सोचा इतना सब कुछ करने के बाद अगर एक एक चीज़ फेल होते जा रही है बिकॉज हमको मास का पूरा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो कि पूरी की पूरी तरह से इंडिपेंडेंस पे ही फोकस करके अहिंसा के साथ चलने की कोशिश की जाए, पूरे मास को एक साथ एकत्रित करके। तो यहाँ पे बन गया था पूरा काम, पूरा सिनेरियो, जो कि महात्मा गांधी को ये सब अटेम्प्ट करने के लिए, प्लान करने के लिए हेल्पफुल रहा। तो यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ा कि सिविल डिसोबीडियंस के टूवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हाट वी हैव डन कि नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट का विड्रॉ होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज एज इट टर्न्स लाइक एज इट टर्न्ड इनटू द वायलेंस। ठीक है, देन विद इन द कांग्रेस मैनी आर्ग्यूड, कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे लोगों ने आर्ग्यू किया कि क्या है, पॉलिटिक्स का रिटर्न होना चाहिए, इलेक्शंस जो हो रहे हैं वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अपोज करने के लिए होना चाहिए, और उन्होंने उनके रिफॉर्म्स से आर्ग्यूज़ किए। देन CR दास और मोतीलाल नेहरू जी, जो कि चित्तरंजन दास, यहाँ पे मैंने बताया था आपको, चित्तरंजन दास ही हैं, वेट, अब नेक्स्ट है कि CR दास,
ठीक है, CR दास और तो यहाँ पे हैं CR दास और मोतीलाल नेहरू जी, जो कि स्वराज पार्टी को फाउंड किए थे। मतलब चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू जी ने, दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी को फाउंड किया था। और कुछ बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी हुए थे इस मूवमेंट में, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। नेक्स्ट आते हैं कि फैक्टर्स जो कि इंडियन पॉलिटिक्स को शेप दिए थे, वो कौन कौन से फैक्टर्स थे। पहला ग्रेट डिप्रेशन जो 1930 में हुआ था, और दूसरा सैमन कमीशन जो 1928 में हुआ था। ग्रेट डिप्रेशन में क्या क्या हुआ था, एग्रीकल्चरल प्राइस बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड हो गई थी, खत्म हो गई थी, धीरे धीरे खत्म होते जा रही थी, कम होते जा रही थी। एक्सपोर्ट्स को डिक्लाइन कर दिया गया था, कोई भी एक्सपोर्ट नहीं होगा। और पीजेंट्स को बहुत डिफिकल्टी हुई थी ताकि वो रेवेन्यू पे कर सकें, क्योंकि वो तो पूरी तरह से, उनका तो हार्वेस्ट ही सेल नहीं हो रहा था ना। और उनकी तो ऐसा उनकी सिचुएशन आ गई थी कि वो अगर हार्वेस्ट सेल नहीं होगा तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो छोड़िए, वो जीवन यापन का तो काम छोड़िए, वो तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो पूरे कर्जे में डूबते जा रहे हैं। तो ये एक फैक्टर था ग्रेट डिप्रेशन 1930 का। और दूसरा है आपका सैमन कमीशन, जिसमें कि स्टैट्यूटरी कमीशन को बनाया गया अंडर सैमन, ठीक है। देन वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, वो उन्होंने बोला था कि मैं सारी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को देखूंगा और उसमें सजेस्ट करूंगा कोई जो भी चेंजेस की ज़रूरत होगी। उन्होंने पूरे के पूरे कमीशन को अपने लोगों से बनाया, ऑल वाइट कमीशन मेंबर्स वर देयर, नो इंडियंस वर देयर, ठीक है। और अपोजिशन बाय इंडिया, बहुत बड़ा अपोज हुआ था इंडिया के थ्रू, इंडियंस के थ्रू। तो ये था रीज़न सैमन कमीशन 1928 के ख़त्म होने का। नेक्स्ट है लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, जो हमने अभी पढ़ा, जिसको हेड किया था, इट वाज हेडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू। देन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। उन्होंने डिक्लेयर किया था कि सेलिब्रेशन होना चाहिए इंडिपेंडेंस डे का 26 जनवरी को, और उन्होंने वहाँ पे प्लेज भी लिया जाना चाहिए फॉर द स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ था लाहौर सेशन की बात। अब आते हैं सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ अलग है और यहाँ अलग है। यहाँ आप देखोगे कि क्या है, सॉल्ट मार्च में हम देखते हैं कि नमक वाला जो काम था ना, नमक की अपना नमक हम खुद बनाएंगे, अब उनका नमक भी नहीं खाएंगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने एक लेटर भेजा था लॉर्ड इरविन को, जो कि 2 मार्च 1930 को भेजा था। उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने लेटर में क्लेम किया था उनकी 11 डिमांड्स, जो कि थी जनरल स्पेसिफिक इश्यूज़ के ऊपर, ठीक है। वो डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल के बारे में बात करते थे, सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के डिफरेंट क्लास के लोगों के बारे में बात करते थे। वो किसी एक टॉपिक में बात नहीं करते थे, अगर बात करते तो फिर वो पूर्ण स्वराज की मांग नहीं करते। वो बोलते कि सिर्फ इसी क्लास के लोगों को पूर्ण स्वराज दे दो, बाकी सबको चलने दो जैसे चलना है, कास्टिज्म के तौर पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द कास्टिज्म। तो ऐसा तो उन्होंने किया नहीं, उन्होंने मांगा तो सबके लिए मांगा। तो इसीलिए उन्होंने जो बोली 11 डिमांड्स भी रखी थी, वो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के पीपल के लोगों के लिए डिमांड रखी थी उस लेटर में। तो हुआ क्या था, इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला था कि अगर ये डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद इस डिमांड में ये भी था कि इंडिया के पूरे लोग यूनाइट हैं, who hailed from different caste, which are from different caste, creed, religions, cultural background, कहीं से भी हों, हम सब यूनाइट हैं, माने हैं, we are they demand for that, and one of the most potent of these demands for the abolition of salt tax, नमक के टैक्स को एबोलिश किया जाए, ठीक है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो इंडियंस जो हैं वो बहुत एंग्री हो गए थे। द इंडियंस वर वेरी एंग्री विद द इम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। क्यों हुआ था, क्योंकि वो बोलते थे कि हमको अब क्या नमक के ऊपर भी जो टैक्स लगता है वो भी देना पड़ेगा, इट शुड नॉट बी डन। तो वो बहुत ज़्यादा इस मामले में गुस्सा हो गए थे, जो कि ब्रिटिशर्स को क्यों हो गए थे, क्योंकि नमक तो बहुत एसेंशियल आइटम है ना। अब इतनी छोटी सी चीज़ पे भी अगर टैक्स दिया जाएगा, वैसे भी ब्रिटिश उनको किसी भी बात में छोड़ते तो थे नहीं, ठीक है। तो वो बोलते थे क्या अब हम नमक के ऊपर भी टैक्स देंगे, तो ये वी डोंट वांट दैट, ठीक है। तो इस पे बहुत बड़ा बवाल हुआ था। तो गांधी जी ने अपॉर्चुनिटी दी थी बहुत सारे लोगों को कि अब समय है कि अब यूनाइट हो जाओ और ब्रिटिश के खिलाफ इस मामले में आवाज़ उठाओ, ताकि वो जीत ना सके। होता है ना, अगर उंगलियां डिफरेंट हैं तो कोई भी टूट सकती है, लेकिन अगर ये मुट्ठी बन गई तो इसको तोड़ना
या खोलना मुश्किल हो जाता है। तो यही चाहते थे गांधी जी कि अगर आप सब ये कास्टिज्म, रिलीजन और कल्चरल और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में पड़े रहे, फंसे रहे, तो आप कभी भी ब्रिटिश के खिलाफ क्या नहीं कर पाओगे, लड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ब्रिटिश का तो एक ही था ना, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उनको बोला कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट समय आ चुका है जब आप सबको एक साथ एकजुट होकर के एक दूसरे के लिए लड़ना है और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना है। ठीक है, तो ये गांधी जी ने इंडियंस को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दी थी अंडर द पैन इंडियन एजिटेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक, ये था गांधी जी की मांग इंडियन से। ओके, तब लॉर्ड इरविन ने क्या किया था, इट वॉज अनविलिंगली टू गिव इन टू द डिमांड्स एंड रिजल्टेड इन द लॉन्च ऑफ सॉल्ट मार्च। ठीक है, तो गांधी जी ने अनविलिंगली ये सब किया और दैट वाज इन द लॉन्च ऑफ सॉल्ट मार्च। गांधी जी 78 फॉलोअर्स के साथ मार्च दे जस्ट वेंट फॉर द मार्च फ्रॉम द साबरमती आश्रम टू द डांडी। साबरमती आश्रम से निकले थे, डांडी तक गए थे। ठीक, दैट वाज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात। तो ये जो जर्नी थी 240 माइल्स लॉन्ग थी। इतनी बड़ी जर्नी में वो 78 फॉलोअर्स के साथ बस निकल पड़े थे कि हमको सॉल्ट टैक्स नहीं चाहिए। ठीक है, और फिर दे कवर 10 माइल्स ईच डे। हर दिन वो 10 माइल्स कवर करते थे और सिर्फ पैदल चल के 24 घंटे वो पैदल चलते थे। और 6 अप्रैल गांधी जी रीच किए थे दांडी को। ठीक है, 6 अप्रैल को वो पहुंच गए थे दांडी, और इसको दांडी यात्रा बोल सकते हो आप। ही मेड सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। देख लीजिए आप, उन्होंने सी वाटर को बॉयल करके अपना ही सॉल्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और फिर उन्होंने वॉयलेट किया उस सॉल्ट लॉ को। अब क्या हुआ, ये इंसिडेंट बहुत ही रिमार्केबल इंसिडेंट थी एंड इट वाज द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इस तरह से हुआ था सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट। ठीक, तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन और द एक्सप्लेनेशन ऑन द सॉल्ट मार्च। अब सॉल्ट मार्च में हमने क्या क्या पढ़ा, फिर से स्टार्ट कर देते हैं। गांधी जी ने एक लेटर लिखा लॉर्ड इरविन को, जिसमें उन्होंने एक स्पेसिफिक और जनरल डिमांड्स की थी, उनसे 11 डिमांड्स की थी। और उसमें जो था सबसे इंपॉर्टेंट था वो एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स था, जो कि कॉमन था सबके लिए। लॉर्ड इरविन ने इस वाली डिमांड को रिफ्यूज कर दिया था। देयर वाज रिफ्यूज नहीं, आंसर ही नहीं दिया था, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम लॉर्ड इरविन। फिर गांधी जी ने स्टार्ट किया सॉल्ट मार्च और जर्नी स्टार्ट की अपने 78 फॉलोअर्स के साथ, और उन्होंने दांडी को रीच किया बाय वॉयलेटेड सॉल्ट लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग दैट सॉल्ट बाय बॉइलिंग द सी वाटर एंड मेड द सॉल्ट फ्रॉम दैट। देन बिगनिंग यहीं से शुरुआत हुई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, जो थ्रू आउट इंडिया में फैला था। ठीक है, या हुआ था। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हुआ क्या था, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में देखते हैं क्या हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हुआ क्या था, अब देखिए बहुत सारे पहलू फिर से आए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। वो हुआ क्या, देखिए मेन आइडिया जो थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वो ये थी कि ब्रिटिश रूल जो कि सिर्फ इंडियंस के हेल्प से चल रहा था, लेकिन इंडियन के कोऑपरेशन को पूरी तरह से नहीं मिल पाने की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया गया था। वो अनेबल हो गए थे अपनी गवर्नेंस को लाने के लिए। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विद द ब्रिटिश, दे वर आस्किंग फॉर दैट एंड द सिटीजन वुड आल्सो आस्क टू डिफाई द ऑफिशियल्स। सिटीजन्स भी ऑफिशियल्स को डिफाई कर रहे थे बाय द इम्पोज्ड ऑफिशियल लॉज इम्पोज्ड बाय द कॉलोनाइजर्स। मतलब वो जो भी लॉ लेके आएंगे हम उनको नहीं मानने वाले हैं, हमको उनका कुछ पसंद ही नहीं आता है, बिकॉज दे आर जस्ट अगेंस्ट आर बेनिफिट। ठीक, तो थाउजेंड ऑफ पीपल ने स्टार्ट किया क्या करना, लॉ सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना, और पूरे अक्रॉस द कंट्री ये फैल चुका था। सिटीजन स्टार्ट कर चुके थे फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करना और पिकेटिंग द लिकर शॉप्स एंड वंस अगेन फिर से, मतलब वो जो स्टार्ट हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ना, उसको वापस से इन्होंने चालू कर दिया सॉल्ट लॉ के समय। तो विलेज ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था अपने पोस्ट से रिज़ाइन करना। पीजेंट्स वापस से आ गए थे रिफ्यूज़ करने के लिए कि हम पेमेंट्स नहीं करेंगे रेवेन्यू पे, या हम चौकीदारी टैक्सेस को नहीं पे करने, हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा जो ब्रिटिश चाहता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज शॉक्ड लाइक आउटकम ऑफ दैट मूवमेंट। कौन से मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से वो बहुत शॉक हो गई थी कि अरे बाप रे, अब ये जो मास है जिसको हम बेवकूफ़ बना के डरा धमका के उनकी बातें ना मान के जहां हमने इतना सब कुछ हासिल किया था, ये तो फिर से अपनी आग में वापस आ चुके हैं। दे आर जस्ट बैक विद देयर ओन एंगर। ठीक है,
तो हुआ क्या, दैट अरेस्टिंग द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, वो दे स्टार्टेड अरेस्टिंग द मेंबर ऑफ कांग्रेस। एंड उसके बाद क्या हुआ, फॉरेस्ट ऑफिशियल जो थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपने रिजर्व फॉरेस्ट को एंटर करना, फिर दे जस्ट स्टार्टेड टू कलेक्ट द वुड एंड ग्रेज कैटल्स, ठीक। देन इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, जहाँ पे आपको मिले थे खान अब्दुल जफर खान, अ डिसिपल ऑफ गांधी जी, ठीक है, गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानने वाले, जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था, इस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की थी जिसको बोलते हैं खुदाई खिदमतगार, मतलब सर्वेंट्स ऑफ गॉड, ठीक है। व्हेन ही वाज अरेस्टेड, जब वो अरेस्ट हुए 1930 में, तो लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि ये क्या बात हुई, और फिर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, और उन्होंने फेस किया पुलिस की फायरिंग को, लेकिन अपने प्रोटेस्ट से वो हटे नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग इस इंसिडेंट में भी मारे गए। गांधी जी ने बोला कि अरे बाप रे, ये अब गांधी जी भी इसके बाद 1 महीने बाद वो अरेस्ट हो चुके थे इस वाले मूवमेंट के बाद। फिर रिटेलिएशन में जो इंडियन वर्कर्स थे जो शोलापुर से थे, उन्होंने फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को क्या करना स्टार्ट किया, उनके अगेंस्ट खड़े होना फिर से स्टार्ट किया कि, और उन्होंने बिल्डिंग ऑफिसेस ये सब कुछ क्या कर दिया गया, रोकथाम नहीं होता एकदम बहुत बड़ा हड़ताल, बहुत अपने रास्तों को रोकना, अपनी मतलब अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए पूरे रोड पे आ गए थे पूरे लोग, ठीक है। और ये सब चीज़ों को उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, गवर्नमेंट ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, रेलवे स्टेशन, सबको। अब इस मॉब को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर स्ट्रिक्ट रिप्रेशन यूज़ किया, और उसके बाद अराउंड 1 लाख पीपल वॉज अरेस्टेड दैट टाइम। इतना सब कुछ हो गया, इवन उन अरेस्टेड पीपल में वुमेन भी थे, चिल्ड्रन भी थे, मतलब वो अब पुलिस देख नहीं रही थी कि हम किसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। उन्होंने औरतों को, उन्होंने बच्चों को, उन्होंने लोगों को जिन्होंने कोई, आप ये समझ लो कि मासूम लोगों को भी अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ, मतलब मासूम बच्चों, मासूम औरत, मतलब घर की औरतों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा इस मोमेंट में। तो अब क्या हुआ, दे वर अटैक्ड एंड सेवरली बीटन, उन पे अटैक किया गया और बहुत ही बुरी तरह से उन पे वार किया गया, पुलिस ने ऐसा किया। और उसके बाद क्या हुआ, और उन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान ना अपना ये भी मतलब दे जस्ट डोंट वांट टू कन्फ्रंट ऑल दिस थिंग्स कि वो लोग ऐसा कुछ किए हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने आ गए अपना प्रपोजल लेके कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए ताकि इस क्योटिक सिचुएशन का सॉल्यूशन हो सके, ठीक है। तो देखिए ये कितनी हालात बिगड़ चुके थे, कितने ही हालात बिगड़ चुके थे, कितने हालात बिगड़ गए, कितने ही लोग मर गए, कितने ही लोग अरेस्ट हो गए, ये सब कुछ हुआ था उस मोमेंट में, जो कि वाकई अगर हम इस हिस्ट्री को, अगर हम स्टोरी को समझें तो इट इज़ जस्ट लाइक कि बहुत ज़्यादा ये दुखदाई और बहुत ज़्यादा रुला देने वाली चीज़ें हुई थी उस समय में, ठीक है। तो हुआ क्या क्या देख लीजिए आप। गांधी इरविन पैक्ट से पहले क्या हुआ था कि रीलॉन्च ऑफ डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, जिसमें कि गांधी जी ने एंटर किया था एक पैक्ट में जो कि इरविन के साथ बनाया गया। फिर गांधी जी ने एग्री किया कि वो उन्होंने सेकंड राउंड टेबल को कॉन्फ्रेंस को एग्री कर दिया उन्होंने। देन गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, ठीक। उसके बाद हुआ था नेगोशिएशन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि गांधी जी को मतलब नेगोशिएशन वॉज देयर विच वॉज ब्रोकन एट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और गांधी जी वापस इंडिया तक पहुंचे। गवर्नमेंट का जो रिजॉर्ट था, इट वॉज जस्ट ब्रूटल रिप्रेशन अगेंस्ट ऑल द इंडियंस, एंड देन दैट दे हैव अरेस्टेड द कांग्रेस लीडर्स। उसके बाद कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि ये सब इलीगल है, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, और गांधी जी ने लॉन्च किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये सब कुछ हुआ था कहाँ, यहाँ पे कि क्या डिफरेंस था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ठीक है। अब आते हैं गांधी इरविन पैक्ट में। ये गांधी इरविन पैक्ट क्या है, गांधी इरविन पैक्ट में क्या क्या करवाए थे। गांधी इरविन पैक्ट में जो कि 5 मार्च 1931 गांधी जी ने एक डिसीजन दिया था कि वो पार्टिसिपेट करेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इरविन के साथ, ठीक है, जो कि मैंने अभी यहाँ पे शॉर्टकट में बताया आपको। उसमें इस कॉन्फ्रेंस को दिस कॉन्फ्रेंस वॉज पॉपुलरली नोन एज गांधी इरविन पैक्ट या फिर दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे कुछ टर्म्स एग्रीमेंट के थे वो यहाँ पे सामने आए थे कि इस पैक्ट को, इस कॉन्फ्रेंस को ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी लंदन में। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे सस्पेंड हुआ था।
फिर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया क्या था, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स से हटाया नहीं जाएगा इनको। फिर टैक्स जो थे वो सॉल्ट के ऊपर नहीं हटाए जाएंगे और इट इज़ यूज फॉर लोकल कंजप्शन, जो भी टैक्स लगाया जाएगा वो लोकल कंजप्शन के लिए यूज़ किया जाएगा। ये सब कुछ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी। उसके बाद 1931 दिसंबर गांधी जी ने देखा, वो लंदन जब पहुंचे तो उन्होंने देयर वाज अ नेगोशिएशन विच वाज अनसक्सेसफुल एंड द प्रॉब्लम रिमेन्ड अनसॉल्व्ड, है ना। जब नेगोशिएशन आपकी बात मानी ही नहीं जा रही है तो आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बात हुई है, जो भी बातचीत हुई है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, तो मतलब ये अनसॉल्व्ड ही है अभी तक, है ना। उसके बाद क्या हुआ, व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया, जब वो रिटर्न पहुंचे वापस इंडिया, तो हुआ क्या, जो ही वॉज शॉक्ड टू सी द न्यू पॉलिटिकल रिप्रेशन, उन्होंने देखा कि अरे बाप रे, यहाँ तो दूसरा ही कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या चल रहा है, कुछ दूसरी ही हरकतें चल रही हैं जो कि वापस से हमको उसी सिचुएशन में लाके धकेल देंगी जहाँ से हम थोड़ा सा कम से कम प्रोटेस्ट करते करते, लड़ाई करते करते, उनके खिलाफ हड़तालें करते करते, मार खाते हुए, मार करते हुए, पता नहीं कितनी चीज़ें हुई, हजारों चीज़ें हुई इस बीच, तो बोल रहे थे कि अरे बाप रे, ये तो नया ही रिप्रेशन आने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से, और जो आ चुका है न्यू पॉलिटिकल रिप्रेशन। व्हाट वाज दैट, नेहरू और जफर खान को उन्होंने जेल में डाल दिया था, ठीक है, और अलॉन्ग विद सम अदर प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस, क्योंकि वो क्या बोल रहे थे कि कांग्रेस एक इलीगल पार्टी है, एक पॉलिटिकल डिमॉन्स्ट्रेशन होता है इसमें, जो कि मीटिंग्स, बॉयकट्स, ये सब एकदम गलत तरीके से होता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है पूरी की पूरी इलीगल है। तो यहाँ पे ये सब की वजह से उन दोनों को, नेहरू जी को और जफर खान जी को, उनको डाल दिया गया जेल में। तो अब क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस से आया एंड इट लॉस्ट इट्स विगर बाय 1934, ठीक है। ये 1934 तक ये लड़ाइयाँ चलती रही। इसी तरह से 1931 को जब ये स्टार्ट हुआ था ना, व्हेन द गांधी रीच लंदन टू इन 1931, तो सोचिए ये अभी तक लड़ाई खत्म ही नहीं हुई है। और उसके बाद क्या हुआ, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उस मूवमेंट में कैसे देखे गए, ठीक है। तो ये कितनी सारी हरकतें हुई आप देखिए यहाँ पे, और कितनी सारी लड़ाई झगड़े हुए। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि पार्टिसिपेंट्स ने कैसे इस मूवमेंट को अपने तरीके से देखा। तो यहाँ पे जो है, हम अगर लोगों की बात करें तो लोग बहुत सारे डिफरेंट कास्ट, क्लास, क्रीड से लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो हम देखेंगे कि अब उन्होंने इसको मूवमेंट को अपनाया तो था, लेकिन स्वराज क्या उन सबके लिए एक्चुअली इक्वल था, ठीक है। क्या वो लोग अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में इस स्वराज के पॉइंट को लेकर के तो नहीं अपने ऊपर स्टार्ट कर दिए थे इस पे वर्क करना, और क्या एक्चुअली दे मीन दैट, व्हाट डज इट मीन स्वराज, स्वराज मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये वो चाहते थे, पूरी पूरी इंडिया में फुल इंडिपेंडेंस वो चाहते थे। तो देखते हैं कि जो रिच पीजेंट्स थे उनकी कम्युनिटी में, जैसे कि पटीदार्स हैं गुजरात के, या जट हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बहुत सफ़र किया था अपनी इकोनॉमिक डिप्रेशन को, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन को उन्होंने बहुत सफ़र किया था, बहुत ज़्यादा उनका लॉस हुआ था और वो अनेबल थे रेवेन्यू पे करने के, ठीक है। तो ये हुआ था उनके साथ, गवर्नमेंट ने उनके साथ एग्री नहीं किया था कि उनकी एग्रीमेंट, उनकी डिमांड्स को पूरी करेंगे, उनके रेवेन्यू में उनको थोड़ा सा भी क्या देंगे उनको कि चलो ये नहीं होगा, आप रेवेन्यू को माफ़ करना वाला कोई सिस्टम नहीं था उनके साथ, ठीक। अब रेवेन्यू रिडक्शन में भी कोई डिमांड पूरी नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने इसलिए उनको इस मूवमेंट को पार्टिसिपेट किया। अब हुआ क्या, दे फाइट फॉर द स्वराज फॉर इक्विवेलेंट राइट्स एंड टू स्ट्रगल फॉर द रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो इस तरह से पीजेंट्स ने स्वराज को इस तरह से लिया, ठीक है, कि हमको अपने रेवेन्यू में कम से कम रिडक्शन चाहिए। अब जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ मीटिंग्स के बिना, तो ये डिमांड ऑफ रिडक्शन जो था वो पीजेंट्स का क्या कर दिया क्या, इट वाज जस्ट डिसअपॉइंटेड, यहाँ पे सबको डिसअपॉइंटमेंट मिली। तब क्या हुआ, दिस प्रिवेंटेड देम फ्रॉम ज्वाइनिंग द मूवमेंट, फिर इनसे ये उनको मूवमेंट में ज्वाइन करने से रोक रही है। फिर व्हेन इट वाज रीलॉन्च, जब ये दोबारा से रीलॉन्च हुआ तो ये इट वाज प्रिवेंटेड देम टू रीजॉइन दैट मूवमेंट, टू जॉइन दैट मूवमेंट। फिर क्या हुआ, जो पुअर पीजेंट्स थे वो टेनेंट्स की तरह, अपने ही फार्म में टेनेंट्स की तरह काम करते थे, ठीक है, मतलब अपना ही फार्म है लेकिन वो फार्म में टेनेंट की तरह, मतलब कि टेनेंट्स का मतलब डू यू नो कि किराएदारों की तरह काम करते थे। तो वहाँ पे जब वो काम करते थे अपने लैंडलॉर्ड्स की तरह फार्म्स में, तो वहाँ पे इकोनॉमिक डिप्रेशन को देखा गया। जो रिच पीजेंट्स थे वो उनको पैसे नहीं पे करते थे, क्योंकि उनको क्या लगता था जो हम कमा रहे हैं तो वो तो हमारा रेवेन्यू में चले जा रहा है, फिर हम रेवेन्यू में इतने पैसे दे रहे हैं तो इनको पैसे
नहीं देंगे तभी तो हमारे पास कुछ बचेगा। तो कुछ इस तरह के उन्होंने उनको पेमेंट्स देना बंद कर दिया। then he claimed for the remittance of the unpaid rent। अब यहाँ पे जो पुअर पीजेंट्स थे उन्होंने उन पे कर दिया कि ये तो गलत है, हम तो पूरा टाइम काम कर रहे हैं ना, अगर हमको हमारे लिए पैसे नहीं मिलेंगे हमारे काम के बदले तो अब हम अपनी फैमिलीज को कैसे रन करेंगे। तो इसमें उन्होंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। फिर क्या हुआ, अ नो रेंट कैंपेन स्टार्टेड बट द कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट दिस। ठीक है, बिकॉज दे डिड नॉट डिस्प्लीज द रिच पीजेंट्स। कांग्रेस ने इन पुअर पीजेंट्स का साथ नहीं दिया क्योंकि वो अपने रिच पीजेंट्स को नाखुश नहीं करना चाहते थे। ठीक, तो यहाँ पे ये गलती हो गई। फिर पूरे सेंटिमेंट्स जो थे पुअर पीजेंट्स के वो हो गए थे हर्ट, क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा रेडिकल महसूस कर रहे थे अंडर द एजेज ऑफ द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। इनके अंडर में वो सोच रहे थे बाप रे अब हमारी क्या इतनी भी मतलब हमारी इतनी भी वो बात करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हम अपने ही हकों को मांग सकें इनके सामने। और उसके बाद फिर कांग्रेस हमारा साथ भी नहीं दे रही है क्योंकि उनको अपने रिच पीजेंट्स को मतलब दुखी नहीं करना था या नाखुश नहीं करना था। सो अगेन दैट व्हाट हैपेंड, पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स। ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स की जो पॉलिसी थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की बात कर रहे हैं। उसमें क्या हुआ था, रिड्यूस हो गया था इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर इंडियन मर्चेंट्स की। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, इंडियन मर्चेंट्स की नहीं इंडस्ट्रियलिस्ट की भी हुआ था। और बहुत सारे लोग जो उस समय प्रॉस्पर्ड थे, जो कि बहुत समृद्धवान थे, वो सब यहाँ पे पूरे के पूरे क्या हो गए थे, कम हो गए थे, उनकी इकोनॉमी कम हो गई थी, उनके पैसे बहुत लॉस हुए थे, बहुत कुछ लॉस हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो हुआ क्या था, उन्होंने अपने इन सारे इंपोर्ट्स की प्रोटेक्शन को मांग में डाला कि हमारे इंपोर्ट्स जितने भी होंगे वो हमको क्या चाहिए, पूरे प्रोटेक्टेड चाहिए। तो ये डिस्करेज इंपोर्ट्स, दे डिमांडेड फॉर द रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज। रुपी फॉरेन एक्सचेंज की क्या चाहते थे इन लोग, डिमांड किए थे। तो अब क्या हुआ, ये डिमांड जो थी दे अचीव देयर डिमांड्स, अपनी डिमांड्स को पूरी करवाने के लिए उन्होंने क्या किया था, दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। और वो फेडरेशन बना उनका, और वो फेडरेशन नाम था इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ एंड इंडस्ट्री, मतलब FICCI के नाम से। ठीक है, इन 1927। फिर क्या हुआ, जो पुरुषोत्तम दास और ठाकुर दास वो थे, वो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो अगेंस्ट थे कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के। और फिर उन्होंने, जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में थी, और उन्होंने इस मूवमेंट को नाम दिया क्या, ऑफ एंड नेगोशिएशन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मतलब कि इसमें जब ये मूवमेंट को, व्हेन दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ द नेगोशिएशंस एंड द ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देन इट वाज आल्सो फेल्ड बिकॉज वहाँ पे तो उनकी मांगे पूरी नहीं की गई थी ना, उनको तो मतलब आंसर ही नहीं दिया गया था। तब हुआ क्या था कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो बहुत सस्पिशियस हो गए थे कि शायद वो अपने सोशलिस्ट से या फिर सोशलिस्ट से इन्फ्लुएंस हो गए हैं, और अपने रेडिकल मेंबर्स जो कि थे कांग्रेस से, उनसे भी इन्फ्लुएंस हो गए, इसलिए वो लोग हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं। तो हुआ क्या, इंडस्ट्री जो कि पर्टिकुलरली वरी थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी कि अब आगे क्या होगा। तो फैक्ट ऑफ द पार्ट ये था कि वो पूरे मोमेंट को आगे कर रहे थे, और जिसकी वजह से उनका जो बिजनेस है वो पूरा ख़त्म होते जा रहा था, वो पूरा माइनस में चलते जा रहा था, क्योंकि इन्हीं सब बातों में उनका पूरा का पूरा टाइम, पूरा का पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी खत्म होते जा रही थी। तो ये सब हो रहा था उस समय। फिर क्या हुआ, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, उनके साथ क्या हुआ था, वो बहुत सिग्निफिकेंट मेंबर थे इस वाले पार्ट में। अब क्या हुआ, जो रीज़न था उनका क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द कांग्रेस एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट, वो यही था। ठीक है, कि डिस्पाइट ऑफ दिस सम ऑफ देम डिड, मतलब इसके अलावा भी कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि वो गांधीयन प्रिंसिपल्स को मतलब अपनाना चाहते थे, और वो बॉयकॉट करने चाहते थे पूरे ब्रिटिशर्स के गुड्स को, ब्रिटिशर्स के फॉरेन गुड्स को, क्योंकि वो भी दैट वाज अ पार्ट ऑफ देयर प्रोटेस्ट, है ना, ये उनके प्रोटेस्ट करने का तरीका था। ठीक, अब वो अगेंस्ट थे, बट ये अगेंस्ट किसके थे, पुअर वर्किंग कंडीशंस के और लो वेजेस के भी। ठीक, अपनी जगह ये वाला प्रोटेस्ट चलते जा रहा था, लेकिन वो इस वाली अपनी बात के भी अगेंस्ट में थे कि जब काम पूरा कर दिया जा रहा है तो वेजेस क्यों लो हैं, क्या ये हमारा शोषण नहीं है। ठीक, तो ये सब के साथ साथ उन लोग इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किए। अब हुआ क्या,
कांग्रेस बहुत हेजिटेट थी कि ये इन वर्कर को सपोर्ट कैसे करे, क्योंकि वो अपना इंडस्ट्रियलिस्ट से, अपना जो बड़े बड़े लोग थे उनसे अपना सपोर्ट नहीं खोना चाहते थे। ठीक, तो क्या हुआ कि मोस्ट इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे वो इस मूवमेंट में ज्वाइन नहीं किए, कुछ ही किए, क्योंकि उन जो एडमायर थे ना गांधी जी से, बस उन्होंने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया और उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने बॉयकॉट किया फॉरेन गुड्स को। ठीक है, तो कितनी सारी बातें अभी तक हम करते आ रहे हैं। हर बार हमने यही देखा है कि जब भी कोई आवाज़ उठा रहा है वो अपने हक के लिए उठा रहा है, ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स के खिलाफ उठा रहा है, बॉयकॉट कर रहा है फॉरेन गुड्स, क्योंकि अब अत्याचार बढ़ते जा रहे थे डे बाय डे। तो ये लड़ाइयाँ बढ़ते जा रही थी, अलग अलग मूवमेंट्स आ रहे थे, कभी किसी मूवमेंट को स्टॉप करना पड़ा था, कभी किसी मूवमेंट के चलते दूसरे मूवमेंट को चालू करना पड़ा था, कभी किसी कॉन्फ्रेंस में अपनी डिमांड पूरी करवाने के लिए डिमांड रखी जा रही थी, तो कभी उस डिमांड में पूरी ना होने की वजह से दूसरा मूवमेंट चालू हो जा रहा था। तो ये सब कुछ इस नेशनलिज्म ऑफ इंडिया के चैप्टर में आप पढ़ते जा रहे हैं। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द रेलवे वर्कर्स वर वेंट ऑन द स्ट्राइक इन 1930। हुआ क्या, दे वर फॉलोड बाय द डॉक वर्कर्स इन 1932। ठीक है, डॉक वर्कर्स ने भी इस पर हिस्सा लिया और 1932 तक ये चला। टिन माइनर्स जो थे, जो कि छोटा नागपुर से थे, छोटा नागपुर प्लेट्यू से थे, उन्होंने अडॉप्ट किया गांधी कैप्स को 1930 में और उन्होंने शो किया कि वो सपोर्ट में हैं गांधी जी के और बॉयकॉट करना चाहते हैं फॉरेन गुड्स को। ठीक है, तो ये और उनके लिए उन्होंने हड़ताल रैली सब करी। ठीक है, तो ये सब उन्होंने क्या किया, अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया गांधी जी के लिए और ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है, अब हुआ वुमेन ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अपना पूरा पार्ट लिया, अपना हिस्सा लिया, अपना हिस्सेदारी मतलब पार्टिसिपेट किया और उन्होंने बॉयकॉट किया फॉरेन गुड्स को, उन्होंने मैन्युफैक्चर किया खुद के सॉल्ट को, उन्होंने बनाया अपने प्रोटेस्ट मार्च को, मार्च के लिए भी निकले थे उन्होंने, दांडी यात्रा के लिए। उन्होंने शॉप्स में फॉरेन गुड्स को सेल करना बंद कर दिया, लिकर शॉप्स में तोड़फोड़ की, जाना बंद कर दिया। बहुत सारे लोग जेल भी गए इसके लिए, बहुत सारे मैन भी इन्वॉल्व हुए इस मूवमेंट में और बहुत सारी विमेन जो हैं वो पार्टिसिपेट की मूवमेंट को, क्योंकि जो कि रिच पीजेंट्स की फैमिली से भी थी, उन्होंने भी इसको रिच पीजेंट हाउस होल्ड से भी बिलोंग करती थी, वो भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट की। वाइल द सेम इन अर्बन एरियाज ऑल्सो, from wherever they were belonging, they belong from the high caste families even, they have just participated in this movement. So what Gandhi ji believed that the women should remain within the compounds of the household. गांधी जी को लगता था कि हाउस होल्ड के अंदर ही विमेन को रहना चाहिए और तो दे शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनको किसी भी तरह का कोई भी हार्म हो। वो उनके खिलाफ नहीं थे क्योंकि वो वुमेन है, बल्कि वो ये चाहते थे कि कम से कम विमेन और बच्चे अननेसेसरी बेदर्दी से मारे ना जाएं, कुचले ना जाएं, उन पे कोई हर्ट ना हो। ठीक है, इन दैट सेंस ही वांटेड दैट कि कोई भी विमेन को इस मूवमेंट्स में पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इट इज़ स्ट्राइकिंग एज दिस वुमेन रिस्पॉन्डेड टू गांधीज कॉल फॉर जॉइंट एक्शन। गांधी जी को उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा भी एक हिस्सा, हमारा भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हमारी तरफ से भी पूर्ण स्वराज के लिए कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। तो उन्होंने गांधी जी को ये कहा और उन्होंने बोला इस तरह से हम अपने नेशन को कुछ सर्व करना चाहते हैं। दिस इज़ द सर्विस टू आवर नेशन। ठीक है, एंड सेक्रेड ड्यूटी फॉर द वुमेन। ठीक है, और उन्होंने ये सब उनको इट इज़ अ होली ड्यूटी फॉर द वुमेन कि अगर वो पार्टिसिपेट कर पाएँ इस वाले मोमेंट में तो ये सब कुछ था इस मोमेंट में। क्या आप जानते हैं कि जो कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थी सॉल्ट सत्याग्रह में और उन्होंने विमेन के साथ मार्चिंग की थी, जो कि दे वर कैरीड मेक शिफ्ट स्टोव्स, चूल्हा उन्होंने अपने साथ लेके गए थे, वो चौपाटी तक, और वो अपना बीज बनाए थे और उन्होंने सेम डे में ही गांधी जी को वहाँ से सी वाटर को बॉयल करके क्या दिखाया था, सॉल्ट बना के दिखाया था दांडी में ही। कुछ घंटों के बाद जब वो प्लेस में रेड पड़ी पुलिस की, तो कमला देवी उसमें बहुत इंजर्ड हो गई थी और उसके बाद इट वाज रिपोर्टेड दैट बहुत सारी हाउसवाइफ जो थी वो इस स्ट्रगल में ज्वाइन कर ली थी कि जब कमला देवी कर सकती हैं अपने नेशन को सर्व, तो हम क्यों नहीं। तो ऐसा कुछ था, कुछ इवन आर्म्स भी थे, कुछ पॉट्स भी थे, कुछ पेन्स भी थे, इन सब का साथ भी लड़ाइयाँ हुई थी। ठीक, और लेटर ऑन जो सॉल्ट था उसको सेल किया गया बाहर बॉम्बे के
बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सामने इन नमक को जो कि बनाए गए थे विमेंस के थ्रू उनको बेचा गया। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा पार्ट था जो आपको जानना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट, लिमिटेशंस क्या थी इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। ठीक है, लिमिटेशंस मतलब क्यों रोक दिया गया, क्या इसमें कोई कमी थी, ठीक, इस पे बात करते हैं। तो ये था कि जो कांग्रेस है वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे अनटचेबल्स को, दे डिड नॉट सपोर्ट द अनटचेबल्स और द दलित्स। ठीक है, क्योंकि उनको खतरा था, उनको नुकसान, उनको डर था कि उनके जो हायर कास्ट हैं, उनके जो हायर कास्ट के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या रिच पीजेंट्स हैं, उनसे उनका नाता ना छूट जाए। ठीक है, तो उन्होंने अनटचेबल्स और दलित्स को सपोर्ट करने से बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन गांधी जी तो किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट में ऐसे फंसे हुए नहीं थे, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि दे कुड नॉट रीच द मूवमेंट विदाउट द इंक्लूजन ऑफ द अनटचेबल्स। मैं इस मूवमेंट को चालू नहीं करने वाला जब तक अनटचेबल्स जैसी कास्ट भी इसमें इन्वॉल्व ना हो जाए। आप जानते हैं कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी गांधी जी ने ही की थी। ठीक है, मतलब छुआछूत ये सब कास्टिज्म बिल्कुल नहीं चलेगा। वी ऑल आर इक्वल बिकॉज वी ऑल आर द मेंबर ऑफ दी या दी ब्रदर, बोल लीजिए भाईचारा है, या हम सेम कंट्री के हम क्या हैं, पर्सन है, मेंबर हैं, तो ये सब भेदभाव नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया था, इस राइट्स के लिए एंटर किया था टेम्पल्स के अंदर, और उन्होंने लोगों को, पब्लिक को, वेल्स को, रोड्स को, टैंक्स को, स्कूल्स को, सब में ये वाले मूवमेंट को क्या कर दिया था, एक्सेस कर दिया था। ही ट्राइड टू रिमूव द स्टिग्मा ऑफ भंगीज बाय क्लीनिंग द टॉयलेट हिमसेल्फ। उन्होंने भंगीज जो कि स्वीपर्स होते हैं, उनके वाले काम को खुद से किया था और ये दिखाना चाहा था कि जब हम सब इक्वल हैं तो ये काम इस कास्ट का या उस कास्ट का कैसे हो सकता है। ये काम कोई भी करे, कुछ भी करे, कितना भी करे, कोई भी छोटा बड़ा नहीं हो सकता। तो ये था उनका क्या सोच, जो वो लाना चाहते थे हर एक बंदों के अंदर, क्योंकि हम सब एक हैं। जब यूनाइट करना उनका काम था, जब हिंदू मुस्लिम को इक्वल कर मतलब यूनाइट करने का काम भी उनका था, जब वो चाहते थे कि पूरी की पूरी मास, अब मौका है कि एक साथ हो जाओ, एकजुट हो जाओ, ताकि कोई भी ब्रिटिशर आपका फ़ायदा ना उठा सके, तो अब वो कास्टिज़म पे क्यों ना वर्क करेंगे। तो उन्होंने ये वर्क उन पे किया। और फिर दलित जो थे वो बिलीव करते थे कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है वो सोशल वेलफेयर उनके लिए जरूर लाएगी। तो उन्होंने डिमांड किया था रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, इलेक्टोरेट्स के लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दलित्स के लिए मांगा था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उन्होंने डिमांड की थी दलित के लिए दैट वाज नॉट अलाइंड विद दैट द गांधी जी, सो दैट दे कीप देमसेल्फ अलूफ फ्रॉम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो उन्होंने ये सब मांगें की थी और वो चाहते थे कि हमको सिविल डिसोबीडियंस से अलग ना रखा जाए। 1930 में बी आर अम्बेडकर जी ने एक डिप्रेस्ड एसोसिएशन को फाउंड किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को फाउंड किया था, जो कि दलित्स का ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, जो रिजर्व होते हैं ना, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ये सब, ये वाले लोगों के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। दिस एसोसिएशन क्लैश्ड विद गांधी जी एंड ओवर द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द अनटचेबल। वो मतलब इसके लिए उनका जो मतलब दोनों की जो सोच थी वो क्लैश हो गई थी। गांधी जी वॉज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। गांधी जी इस बात के खिलाफ थे कि उनका सेपरेट इलेक्टोरेट दलित के लिए क्यों हो जाएगा, ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सो इट वुड बी एक्ट एज एन ऑब्स्टेकल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द अनटचेबल्स। तो लार्जर सोसाइटी में जो अनटचेबल्स हैं उनके लिए तो ये कुछ ना कुछ अड़चन ना पैदा कर दे अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाएगी। तो वो क्या कर रहे थे, गांधी जी वेंट ऑन द फास्ट when the British government gave into the demands of the दलित। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब डिमांड दलित के लिए रखी, मतलब मानी गई, तो इस पर ये बहुत जल्दी जल्दी वर्क किया और फाइनली बी आर अम्बेडकर ने इस एग्रीमेंट में एंटर किया गांधी जी के साथ, विच केम टू बी द पॉपुलरली नोन एज पूना पैक्ट। जब दोनों ने इस बात पे अग्री किया तब वहाँ पे ये वाला पूना पैक्ट जो है ये आया था। ये वाला जो मुद्दा आया वो इस मामले से, इस नाम से जाना गया, पूना पैक्ट ऑफ 1932। तो ये एग्रीमेंट को ऑफर किया था दलित से। दलित मतलब कि डिप्रेस्ड क्लासेस जो कि शेड्यूल कास्ट वाले हैं, वो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स उनकी प्रोविजन में होनी चाहिए और उनका सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी उनकी रिजर्व सीट होनी चाहिए। दलित जो हैं उनको सस्पिशियस, कांग्रेस होस्टेड नेशनल मूवमेंट्स के लिए सस्पिशियस किया गया, ठीक माना गया।
दे रिमेन द सस्पिशियस ऑफ बोथ दिस कांग्रेस होस्टेड नेशनल मूवमेंट्स। फिर मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जो कि बहुत लिमिटेड था क्योंकि कुछ फैक्टर्स थे कि वहाँ पे मुस्लिम इतना ही क्या कर सकेंगे, क्या बोलूँ मैं उसको, पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो अब ये भी बात मुद्दा उठा कि लार्ज सेक्शन ऑफ जो मुस्लिम्स हैं वो तो कांग्रेस से हैं, ठीक है, जबकि जब नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट था जिसको विड्रॉ कर दिया गया था, तो हुआ क्या था, बहुत सारे जो टाइज थे जो कांग्रेस के साथ हुए थे, दे स्टार्टेड एसोसिएटिंग इटसेल्फ विद द हिंदू रिलीजियस ग्रुप, ठीक है, जैसे कि हिंदू महासभा, यहाँ पे बहुत कुछ मुद्दे उठाए गए। तो इन मुद्दों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से उठाया गया, उस पर मुद्दे जो छेड़े गए, उस पर बात की गई, उस पर सोचा गया, उस पर जो वर्क किया गया वो ऐसा था कि किसी का भी नुकसान ना हो, ठीक है। तो क्या हुआ, महासभा के बाद यहाँ पे हो जाए बहुत सारे मुस्लिम लीग जो थे, मोरोवर द मुस्लिम लीग, द मुस्लिम्स एक्चुअली इन जनरल वर कंसर्न अबाउट द रिप्रेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम्स इन असेंबली डोमिनेटेड बाय द हिंदूज, इस पे बात हो रही थी यहाँ पे। स्पेशली जब मुस्लिम्स थे जो कि माइनॉरिटी पीपल थे कंट्री के, तो उनको लगता था कि हम अगर हैं तो हमारी बात भी उतनी ही पुरजोर तरीके से रखा जाए, उतने मुद्दों को जो बात हो रही है उन मुद्दों पे हमारी डिस्कशन की मान्यता हो, हमको कोई भी ऐसा ही बायस असाइड ना कर दे, किसी रीज़न से दरकिनार ना कर दे, तो इस पे बात हो रही थी। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दैट डिसएग्रीमेंट ओवर द फॉलोइंग इश्यूज, उनके कांग्रेस और मुस्लिम लीग्स के कुछ डिसएग्रीमेंट से कुछ इशूज़ पे वो क्या थे वो देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ इन फ्यूचर असेंबलीज, दोनों बराबर होनी चाहिए, अनइक्वल नहीं होनी चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो। दूसरी, जिन्ना ने डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, जो कि डिसएग्री था कांग्रेस से, इन सेंट्रल असेंबली, और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्रोविंशियल काउंसिल इन मुस्लिम, अब वो भी यही चाहने लगे, B.R. अम्बेडकर जी ने चाहा था, वो भी यही चाहने लगे कि हमारी भी रिजर्वेशन सीट्स होनी चाहिए प्रोविंशियल काउंसिल में, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में जैसे बंगाल और पंजाब में, तो हमारी भी रिजर्व सीट्स होनी चाहिए। इस पर भी डिसएग्रीमेंट हुआ था। फिर हुआ था रिप्रेजेंटेशन एज पर द प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस जो कि पंजाब और बंगाल में थे, उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसका ज़्यादा है जिसका कम है उसके बाद देखा जाएगा किसकी बात मानी जाएगी किसकी रखी जाएगी। पर ऐसा क्यों, अगर हम हैं तो हमारी भी बात को रखा जाए। अब इस बात रखने में माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक घर होता है ना, बड़े की बात को माना जाएगा, छोटे की बात को नहीं माना जाएगा, तो छोटे को क्या लगता है हम भी तो इसी घर के बच्चे हैं, भले ही छोटे हैं, हमारी बात को भी उतनी तरीके से रखा जाए। तो एक समय आता है सबका जिसमें उन बातों जो मतलब जो बात सही है, जो बात सबके फेवर में है, जो बात सबके बेनिफिट में है, उस बात को रखा जाता है। हर मुद्दों को रखना पॉसिबल नहीं होता हर समय। तो नेगोशिएशन वॉज अटेम्प्ट एंड दैट वॉज फेल्ड इन 1928 विद द अपोजिशन ऑफ द M.R. जयकार ऑफ हिंदू महासभा। ये बंदे थे जो हिंदू महासभा के मेंबर थे, उन्होंने डिनाई कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में, जो मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर, दैट वाज नेगोशिएटेड कंप्रोमाइजिंग एट द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एंड दिस प्रिवेंटेड द मुस्लिम ज्वाइनिंग द मूवमेंट। इसलिए मुस्लिम ने क्या बोला कि अब हम इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लेंगे अगर हमारी बात नहीं रखी गई तो दे स्टार्टेड बिकमिंग इंक्रीजिंग एप्रीहेंसिव ऑफ देयर प्रीपोजिशन। अब वो क्या किस बात में अड़े हुए थे कि अब हमारी पोजीशन को पहले परफेक्ट किया जाए, स्ट्रॉन्ग पोजीशन दी जाए, मतलब हमारी बात रखने वाली पोजीशन वाला पार्ट दिया जाए। हमारी पोजीशन एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया जो है, जो एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया जो है वो दैट वाज अगेंस्ट द डोमिनेंट हिंदू, है ना। दे वर जस्ट बिकमिंग एप्रीहेंसिव फॉर दिस पोजिशन। सो दिस रिजल्टेड द डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज़। यही वो रीज़न था कि उन दो कम्युनिटीज़ के बीच में ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे, ठीक है। तो ये हुआ था कहाँ, ये थे लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब बात आती है किस पे, फिर से उन मुद्दों पे छोटे से डिस्कशन की, और वो ये है कि लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था। दलित्स के ऊपर बात हो रही थी और मुस्लिम्स के ऊपर बात हो रही थी। पहले तो दलित्स पे बात हो रही थी पूरी की पूरी, है ना। हुआ क्या था, गांधी ने अपोज किया था कि अनटचेबिलिटी जैसा कोई अननेसेसरी स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। हम उनको हरिजन्स कह सकते हैं क्योंकि वो भी भगवान के ही बंदे हैं, तो हम उनको हरिजन्स कहेंगे, अनटचेबल्स नहीं कहना चाहिए। दूसरा, उनको भी डिग्निफाइड वर्क मिलना चाहिए, उनके वर्क को डिग्निफाई माना जाए, ठीक है। नेक्स्ट,
ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह की ज़रूरी है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज सत्याग्रह के साथ वो टेम्पल्स के अंदर और अदर पीपल के प्लेस के बीच में आए, ठीक है, मतलब उनको टेम्पल्स के अंदर आने दिया जाए और पब्लिक प्लेसेस में भी उनको घूमने फिरने दिया जाए, उनको छुआछूत के जैसा बिहेव ना हो, ठीक है। किन से? दलित से। देन दलित के लिए वो बात कर रहे थे। देन मैनी दलित लीडर लाइक अंबेडकर जी ने सॉर्ट आउट देखा कि पॉलिटिकल एंडोमेंट है। उसके बाद ऑर्गेनाइज डिप्रेस्ड, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन जो कि 1930 में हुई थी, और डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट, जो कि सेकेंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में इन्होंने डिमांड की थी। गांधी जी ने रूल किए थे देयर डिमांड्स, और पूना पैक्ट हुआ था 1932 में बिटवीन गांधी जी एंड अंबेडकर, और उन्होंने ग्रांट कर दिया था कि उनकी रिजर्व सीट्स होनी चाहिए दलित्स के लिए, ठीक है, उनकी माने दलित्स के लिए। दलित ने कुछ नेशनल मूवमेंट्स को यूं ही छोड़ दिया था, दे रिमेन्ड अनईजी टूवर्ड्स नेशनल मूवमेंट, मतलब दलित अभी भी कुछ नेशनल मूवमेंट्स के लिए बहुत अनईजी फील करते थे, ठीक। मुस्लिम्स की बात करते हैं। डिक्लाइन ऑफ नेशनल खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद मुस्लिम एलियनेटेड मुस्लिम फ्रॉम कांग्रेस, ये हुआ था पॉइंट। दूसरा हुआ था उन्होंने एसोसिएशन कांग्रेस की ओपन की थी, जिसमें हिंदू महासभा जो थे वो बहुत ज़्यादा, और उसमें बहुत ज़्यादा गैप देखा गया, बहुत बड़ा गैप देखा गया। फिर था मिलिटेंट पैशंस जो कि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में थे, उन्होंने बहुत सारे क्लैश, दे वर प्रोवोक द क्लैशेस एंड रियॉट्स बिटवीन दैम, एंड देन डिफरेंसेस क्रॉप्ड अप ऑन द इश्यूज, वो डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ते गए किस पे? फ्यूचर असेंबल्स के ऊपर। उसके बाद हुआ था मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी कि उनका भी सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए हिंदू महासभा में, जो कि रिजेक्ट हो गया था। दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में दे वर फिल्ड विद सस्पिशन एंड शक और ट्रस्ट ना होना, ये बहुत बड़ा नुकसान होता है, और ये दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में पैदा हो चुका था, ठीक है, इन सारे मुद्दों की वजह से। फिर हुआ था मुस्लिम वर जस्ट फियर डोमिनेशन बाय द हिंदूज, मुस्लिम के माइनॉरिटी की वजह से उनको ये मुद्दा था कि बड़ा छोटा मेजॉरिटी माइनॉरिटी क्यों, हमको इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि हमको किसी भी इंसान से माइनॉरिटी वाली फीलिंग आ रही है, या हमारे डोमिनेशन हो रहा है हमारी किसी भी कास्ट के मेंबर से, और उन्होंने और ऐसे तो फिर उनका लॉस होते जाएगा कल्चरल आइडेंटिटी का, तो ये उनके अंदर फियर था इस पूरे इसमें प्रॉब्लम में। अब आते हैं किस पे? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग क्या होता है? कलेक्टिव का मतलब एकजुटता, एकजुट होके रहने का सेंस, ठीक है। ये क्या है? सेंस ऑफ कलेक्टिविटी का मतलब पूरी कंट्री की बात हो रही है, वाइड रेंज ऑफ डाइवर्सिटी की बात हो रही है जो कि इंडिया में है। सारे ही लोग, बहुत सारी यहाँ पे डाइवर्सिटीज़ देखी जाती है, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया को इसीलिए कहा गया है इस कंट्री को, कि यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं लेकिन सब इंडियंस हैं, है ना, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कल्चर, वॉट एवर, लैंग्वेज, वॉट एवर, ठीक है। तो यहाँ पे कलेक्टिवनेस को देखा जाने वाला है कि कैसे आइडिया ऑफ नेशनलिज्म सबके अंदर आए, सारे इंडियंस के अंदर वो रूट पकड़े, वो जड़ पकड़े, और सबका एक ही एम हो, नेशनलिज्म इन इंडिया, या फिर पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो ये सब बात हो रही थी। फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ, कुछ फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे जिन्होंने सबके अंदर इस भावना को जागृत किया कि हमको कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस वाला टाइप्स हमारे सबके अंदर सेम होना चाहिए। दैट वाज अमंग ऑल द इंडियंस। एंड व्हाट वर द फैक्टर्स? स्ट्रगल अगेंस्ट कोलोनियलिज्म, मतलब कि सबको ब्रिटिश कॉलोनीज के अगेंस्ट काम करना था, सबसे इम्पॉर्टेंट। दूसरा था कि वो कॉमन एक्सपीरियंस उन सबको हो चुका था कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से, ब्रिटिश से चोट खा के, ब्रिटिश से धोखा खा के, ब्रिटिश से अत्याचार सह के, इन सब का कॉमन कहीं ना कहीं इशू था। तो ये था उनका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा था द कल्चरल एमलगमेशन एंड रिवाइवल थ्रू हिस्ट्री एंड फिक्शन, then symbol, then folklore, then song, then popular print helped in shaping the feeling of nationalism। ये सब कुछ जो भी बनाए गए मुद्दे, मतलब ये सब कुछ कोई किसी तरह से नेशनलिज्म की भावना को अंदर जागृत करना चाहता था, तो कोई किसी तरह से। तो ये सारे मुद्दे, ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो सारे इंडियंस चाहते थे, सब लोग चाहते थे कि नेशनल बिलोंगिंग कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की जो फीलिंग है वो सबके अंदर एक समान आए। तो ये था सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का रीज़न। फिर
भारत माता इमेज पे बहुत सारे पॉइंट्स है इसके। तो भारत माता इमेज में मतलब बहुत सारे कल्चरल प्रोसेसेस जो थे कंट्रीब्यूट हुए थे यहाँ पे, हिस्ट्री, फिक्शन, जो कि मैंने आपको बताया भी। तो इट वाज सीन इन इंडिया ड्यूरिंग इट्स फ्रीडम मूवमेंट एंड द फॉलोइंग वेज वर देयर टू रिप्रेजेंट दैट द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज मोस्ट ऑफन सिम्बलाइज्ड इन फिगर और इमेज एंड दैट वाज भारत माता इमेज। तो हुआ क्या था कि सम नेशंस वर पर्सनलाइज थ्रू द इमेजेस, है ना। कुछ नेशंस की खुद की एक पर्सनल इमेजेस होती हैं जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी इमेज, जिससे वो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी नेशन को। तो 20th सेंचुरी में बंकिम चंद्र जी ने क्रिएट की थी भारत माता की इमेज और जिसको एसोसिएट किया था विद द बडिंग नेशनलिज्म इन कंट्री and it was composed he composed वंदे मातरम in 1870s जो कि मदरलैंड का हाइम बन चुका था और which was later become popular during the स्वदेशी मूवमेंट in बंगाल। ठीक, अब क्या हुआ था, it is regarded as a national song of India, उसको नेशनल सॉन्ग की उपाधि दी गई इंडिया के, जिसको रिगार्ड दिया गया इतनी ऊपर लेवल में। और ये जो हाइम है वो एक पार्ट था आनंद मठ का, उनके ही नॉवेल आनंद मठ का, जो कि टैगोर जी ने लिखा था, विच वॉज बेस्ड ऑन द स्वदेशी मूवमेंट ओनली एंड वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज द अबिंद्रनाथ टैगोर जी से इंस्पायर हुआ था। इट वॉज दैट पिक्चर वॉज पेंटेड द इमेज ऑफ भारत माता एज द डिवाइन, सीराइन, स्पिरिचुअल एंड एस्थेटिक फिगर। बहुत ही प्यारी भारत माता की इमेज बनाई गई थी। बाद में कुछ बहुत सारे पेंटर्स ने मिलके इसको रिप्लिकेट किया था और भारत माता की इमेज को, फिगर को दोबारा से बनाया था। और कुछ डिपिक्ट हुए थे कि ये जो साइड में इनके लायन वायन सब बना दिया जाए और एलिफेंट बना दिया जाए, ताकि अथॉरिटी और सिंबल ऑफ अथॉरिटी एंड पावर भी एक साथ शो हो सके इनकी इमेज में। ठीक है, तो उसको बाद में वैसा बनाया गया, पहले वो इस तरह से बनाई हुई थी। अब आते हैं रिवाइवल ऑफ इंडियन फोकलोर, मतलब कैसे उमड़ आई, कैसे लोगों में अंदर ये रिवाइवल हुआ कि इंडियन फोकलोर किस तरह से प्रेजेंट किया जाए। तो इंडियन नेशनलिस्ट ने रीस्टोर किया अपने कल्चर के प्राइड को अमंग ऑल द इंडियंस और स्टार्टेड रिवाइविंग द इंडियन फोकलोर्स एंड दैट वाज फोक टेल्स। फोकलोर्स मीन्स फोक टेल्स मतलब टेल्स मतलब यू नो दैट स्टोरीज ऑन दैट इंडियन कल्चर। तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे पर्सन्स इसमें बहुत ही बढ़िया से रोल प्ले किए थे, जैसे कि महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, नटेशा शास्त्री जी ने, उन्होंने एक्टिवली कंट्रीब्यूट किया इस एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स दिए इस वाले सिचुएशन में। और इन्होंने, नटेशा जी ने तो कंपोज किया था एक 4 वॉल्यूम कलेक्शन को, जो कि तमिल फोक टेल्स पे था और जिसका नाम था कि फोकलोर ऑफ साउथ सदर्न इंडिया एज अ एक्ट ऑफ प्रिजर्विंग द कल्चर। किस तरह से, ताकि वो अपने हमारे ही कल्चर को कैसे प्रिजर्व किया जाए, इसमें ये पूरी की पूरी कहानी बनी थी। ठीक है, एंड दैट वाज इन तमिल। नेक्स्ट है सिंबल्स और आइकन्स कैसे शो हुए, किसके लिए, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सिंबल्स टू यूनाइट द पीपल, द नेशनलिस्ट यूज्ड मैनी सिंबल्स, ठीक है, एंड आइकन्स इन दैट मोमेंट। One such powerful symbol was the flag, the tricolor flag, which was very much well known to all the Indians, and that was held aloft during the protest marches. ठीक है, then the first Indian flag was designed as the tricolor, one during the Swadeshi movement in Bengal. Then what happened कि 8 lotuses जो कि थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे 8 प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया को, और फिर क्रिसेंट मून रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदू को और मुस्लिम कम्युनिटीज़ को। देन लेटर ऑन इट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गांधी जी इन इंडियन पॉलिटिक्स, द फ्लैग वॉज रीडिज़ाइंड, मतलब उस फ्लैग को दोबारा से रीडिज़ाइन कर दिया गया और अब वो है रेड, वाइट और ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर यूज़ किया गया और स्पिनिंग व्हील उसके बीच में डाला गया सेंटर में, और फिर वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ हेल्प को। ठीक, तो ये था सिंबल्स और आइकन्स का यूज़। ठीक, अब रीफ्रेमिंग ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को रीफ्रेम कैसे किया गया। तो द कॉलोनियल परसेप्शंस को काउंटर करने के लिए इंडियंस के, उन्होंने क्या किया, एज एन अनसिविलाइज्ड रेस, तो उन्होंने क्या किया, द नेशनलिस्ट ट्राइड टू रिवाइव द ग्लोरियस पास्ट। तो नेशनलिस्ट वापस से उस ग्लोरी ऑफ द कंट्री को दोबारा से याद कराना चाहते थे कि पास्ट में क्या क्या हुआ हमारे इंडिया में, आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, ये सब कैसे स्टार्ट हुआ, और लॉ, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, अदर अचीवमेंट्स हमारे इंडिया के, एंशिएंट इंडिया के, और जो कि ग्लोरीफाइड थे पूरी तरह से, उसको रिवाइव मतलब उसको दोबारा से रिकॉल करा गया, दोबारा से समझाया गया। और अटेम्प्ट था ये प्रूफ करने का कि हमारी जो इंडिया है वो सबसे
कितनी मतलब बहुत ही बेहतर है, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट कैसे हुए इसमें, कैसे ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का एसोसिएट हुआ था, क्या हुआ था उसमें, क्या ड्रॉबैक थे उस अटेम्प्ट के, कैसे फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को क्रिएट किया गया उसके बाद, और उसके बाद कैसे इन सारे सिम्बॉल्स, इमेजेस, हिस्ट्री, लिटरेचर, इन सब का कैसे इन्वॉल्वमेंट हुआ, कैसे एसोसिएशन हुआ दैट वर विद द हिंदू रिलीजन। सो दिस अलाइनेटेड सम ऑफ द अदर कम्युनिटीज ऑल्सो, स्पेशली द मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक। तो ये सब हुआ था हमारा रीफ्रेमिंग ऑफ हिस्ट्री में। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि एंगर कैसे हुआ ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ठीक है, जो कि इग्नाइट हुआ था, जो कि सबके अंदर एक चिंगारी उमड़ी थी कलेक्टिव सेंस ऑफ स्ट्रगल की अगेंस्ट द अमंग द डाइवर्स इंडियन पॉपुलेशन। फिर हुआ था गांधी जी ने बहुत सेवरल अटेम्प्ट्स दिए थे क्या करने के लिए, कलेक्टिव मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, नेशनल यूनिटी को अटेंड करने के लिए। उसके बाद हुआ था वेरियस कम्युनिटीज़, क्लासेस, कास्ट, इंडिया की जितनी भी हैं वो डिफरेंट डिमांड्स कर रहे थे, अपने पर्सपेक्टिव रख रहे थे, अपने अपने तरीक़ों के टूवर्ड्स, अपने मूवमेंट्स के टूवर्ड्स, उनकी डिमांड को कैसे, डिमांड फॉर द फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल रूल कैसे माना गया, कितने तरीक़ों को आजमाया गया, कितने लोग कितनी डिफरेंट थिंकिंग्स को, कितने नोशंस को रखे थे, सब कुछ इस चैप्टर में पढ़े हैं। और कांग्रेस ने कैसे ट्राई किया था सारे डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए। बहुत बार तो ऐसा हुआ था कि हमारी यूनिटी जो है वो शैटर होते होते रह गई, वापस से लीडर्स ने उसको यूनाइट करना चाहा, ठीक है, और राइज दिया, कैसे कुछ लीडर्स ने राइज दिया कॉन्फ्लिक्ट्स को, कैसे कुछ लीडर्स ने कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व किया, सब कुछ था इस चैप्टर में। और बहुत सारे लोगों ने, मतलब ड्राइवर्स ग्रुप ने कैसे अपनी डिमांड रखी फ्रीडम के लिए, ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश के साथ, ब्रिटिश ने क्या क्या किया, कैसे कांग्रेस ने किसको साथ दिया, किसको नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, कैसे उसको रिजॉल्व किया, किस मूवमेंट के बाद क्या मूवमेंट आया, कितने मूवमेंट्स को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, ये सब कुछ है इस चैप्टर में। तो यहाँ था पूरा का पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, जो कि आपको पूरा तरीके से समझाया गया है नेशनलिज्म इन इंडिया में। आशा करती हूँ कि एक एक टॉपिक समझ में आया होगा, नहीं जो आया होगा वो आप वापस से उस पार्ट को देखेंगे और पूरे टॉपिक के एक्सप्लेनेशन को डीप, मतलब पूरा अंदर से घोल लीजिए इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मार्क्स लेने वाला है, ठीक है। हिस्ट्री का एक ही चैप्टर आ रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से बड़ा है ये चैप्टर, बहुत सारे मोमेंट्स हैं, बहुत सारी डेट्स हैं, सबको मगअप कर लीजिए। किस मोमेंट में किस बंदे ने कितना काम किया, किसका इन्वॉल्वमेंट था, क्या कंट्रीब्यूशन था, किसने स्टार्ट किया, किसने एंड किया, एंड क्यों हुआ, ठीक है, उस मोमेंट में कितने कितने मेंबर्स ने हिस्सा लिया, हर चीज़ डेट वाइज अगर इवेंट्स को आपने लर्न कर लिया हिस्ट्री के नेम वाइज, तो हिस्ट्री कहीं से भी आपको क्या नहीं करेगी, कम मार्क्स नहीं लाने देगी। हिस्ट्री मतलब ही है डेट और आपको कंट्रीब्यूशन उसमें किस किस इवेंट में किसने किसने किया, ये याद होना चाहिए, ठीक है। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड माई वीडियो एंड आई होप कि यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। अगर नहीं तो प्लीज़ मुझे मेल करिएगा या कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि किस टॉपिक को मैं फिर से समझाऊँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग और पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और पेरेंट्स को बॉदर बिल्कुल मत करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।